दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने ये कहानी एक सच्चा वाक़या के साथ आ गया हूँ। आज जिस वाक़या को सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़या में एक लड़की जो उस टाइम उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो हमिला हो जाती है। यानी वो उसके पेट में हबल ठहर जाती है, यानी वो गर्भवती होती है। अब जब गर्भवती हो जाती है बगैर शादी के कुँवारी लड़की, आपको बता दूँ ये कुँवारी लड़की के भाइयों के अलावा और माता-पिता नहीं था, यानी माँ-बाप नहीं था। जब हमिला हो जाती है इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठती है और इस बात को किसी को कह भी नहीं पा रही थी। धीरे-धीरे दिन बीत रहा था, जितना समय आगे बढ़ रहा था उतना ज़्यादा तकलीफ़ उतना ज़्यादा परेशान रहने लगी वो लड़की। तभी एक दिन वो ये सारी बात अपने खाला को बता दी। खाला सुनने के बाद खाला ने तो पहले उसको बहुत डाँटा। फिर उस खाला ने लड़की को लेकर अपने घर चली गई। लेकिन उसके भाइयों को जब पता चला, जो खाला किस वजह से उसके बहन को लेकर गई और उसकी बहन की हालत ऐसा क्यों है, क्योंकि दिन ब दिन वो बिगड़ती जा रही। भाइयों ने उस बहन के साथ जो किया, भाइयों ने सीधा उस बहन को लेकर एक जगह पर जाता है रात के वक्त। फिर उस बहन के साथ 5 भाई ने जो किया, इसे सुनने के बाद किसी का भी रूह काँप उठेगी। तो आज मैं इसी वाक़या को सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल वाक़या जो होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है, ये लड़की जो है 5 भाइयों की बहन होती है। इकलौती बहन है और 5 भाई है। अब इनके माता-पिता नहीं था, यानी माँ-बाप नहीं थे, इंतकाल हो चुका था उन दोनों का। पाँचों भाई काम करते थे, छोटी बहन थी, यानी सबसे इस पाँचों भाइयों में से सबसे छोटी बहन थी, लाडली थी, प्यारी थी सबके भाइयों की। पाँचों भाई पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अलग-अलग नौकरी करते थे, अलग-अलग कंपनी में, ठीक-ठाक ज़िंदगी चल रहा था। बहन जो है पढ़ाई के साथ-साथ छोटी थी, इस वजह से पढ़ाई के साथ-साथ वो घर का काम-काज भी कर लिया करती, यानी घर के जो औरतों वाली काम होता है वो खुद किया करती थी। भाइयों के लिए खाना पकाना खुद का काम और भाइयों को कपड़ा वगैरह धोना वगैरह सब कुछ वो करती थी। लेकिन इसी समय जो है उस लड़की के साथ एक हादसा हो जाती है और इस हादसा जो है, लड़की का भी गलती थी इसमें। हादसा नहीं बल्कि एक एक गलती माना जाएगा लड़की का, जो एक जवानी में कर बैठते हैं, इस लड़की ने भी कर बैठी थी और इस बात को वो किसी को कह भी नहीं पा रही थी। आखिर जब ऐसा वक़्त आता है, जब समय आता है, उस लड़की को उस बारे में किसी न किसी को तो बताना ही था, तो उस बात को अपने खाला को बताती है। खाला तो सुनने के बाद सबसे पहले तो खाला के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर खाला ने एक प्लान किया और एक प्लान रचा। उस प्लान के मुताबिक उस लड़की को अपने पास लेकर चली गई। लेकिन भाइयों को यहाँ दिक्कत हो रही थी, भाइयों ने रोका भी था, खाला को बताया भी था। खाला को माँ के जैसे सब लोग मानते थे, लेकिन खाला ने ज़िद किया। फिर उस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर गए। लेकिन यहाँ भाइयों को जब तकलीफ़ होने लगा, खाना नहीं मिल रहा था, यानी खाना पका हुआ नहीं मिल रहा था, कपड़ा धुला हुआ नहीं मिल रहा था। कुछ दिन जाने के बाद भाइयों को ज़्यादा जब परेशानी होने लगे, तो भाइयों ने पता किया, जो आखिर खाला ने हमारी बहन को ज़बरदस्ती क्यों लेकर गया। जब भाइयों को सच्चाई पता चला, तो भाइयों ने जो किया उस लड़की के साथ, वाक़ई सोचने वाली और समझने के लिए ज़रूरत है। जो आजकल की लड़कियाँ जो गलती कर बैठती हैं शादी से पहले, उसकी गलती का नतीजा इतना भयावह, इतना खतरनाक हो सकता है, इस पूरी कहानी में पता चलेगा। रात को करीब सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम था। एक लड़का होता है जिसका नाम है आरिफ। आरिफ जो है चोरी करता था तो बहुत ही नेक माँ बाप के औलाद था वो आरिफ, लेकिन उसके साथ ही उसके दोस्त लोगों की वजह से आरिफ जो है वो चोरी करता था, यानी सारे बुराई का काम, जो गलत काम होता था वो करता था। आरिफ के जो माँ बाप हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था अपने बेटे को लेकर, और आसपास वाले भी ताना देते थे, जो देखो माँ बाप कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, लेकिन बेटा देखो क्या क्या करते रहता है, लोगों के घर में चोरियाँ करते हैं। यानी दुनिया की जितनी बुराइयाँ काम है, बुरा काम है, वो सारे काम वो लड़का करते थे। जिसके चलते आरिफ के जो माता पिता है, यानी उसके अम्मी और अब्बू जो है, आरिफ को घर से निकाल देते हैं। अब आरिफ को जब घर से निकाल देता, आरिफ अपने दोस्त लोगों को, दोस्त भी उसके सब आवारा ही था, सारे दोस्त भी उसी टाइप का था, आरिफ के जैसा ही था। तो इन लोगों का एक गिरोह था और ये गिरोह जो है चोरी करते थे। किसी भी जगह में कीमती सामान हो और पैसा वगैरह सब कुछ चोरी करते थे। एक मर्तबा आरिफ और आरिफ के दोस्त, इन लोगों ने एक ठेका बनाकर एक जगह पे रहता था सब सारे दोस्त, क्योंकि सारे दोस्त इसी टाइप का था, इसीलिए उन लोगों से कोई बातचीत नहीं करता था, बदमाश टाइप का था, चोरी करता था।
तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना बैंक में डाका डाला जाए। बैंक में चोरी करने का सोचता है आरिफ और आरिफ के साथी, और बैंक में चोरी भी कर डालता है। रात को, सर्दी के मौसम में रात के वक्त बैंक में जाते हैं और लोग चोरी को जिस इरादा से गया था वो मकसद में कामयाब भी हो जाता है। बस चोरी करके ये लोग बाहर निकले थे कि इन लोगों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। अब जैसी पुलिस पड़ती है सारे लोग तो इधर उधर भागते हैं। जितने भी दोस्त थे उस गिरोह में चोरी करने के लिए उस बैंक में गया था, सारे लोग तितर बितर हो जाता है, लेकिन आरिफ के पीछे पुलिस पड़ जाती है। आरिफ भागे 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 जा रहा था, पुलिस भी उसका पीछा पीछा कर रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था। पुलिस गाड़ी में थी, ये ऐसे ही पैदल दौड़ रहा था। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद वो इधर उधर गली से भटकते हुए दौड़ते हुए उसको पता भी नहीं चला कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। एक मालगाड़ी चल रही थी, ट्रेन, उस गाड़ी धीरे धीरे चल रहा था। आरिफ छलांग लगाते उस गाड़ी में चढ़ जाता है। जब गाड़ी में चढ़ जाता है तो पुलिस अब उसका पीछा करना छोड़ देता है, जो अब वो हाथ से निकल गया, अब उसको पकड़ना मुश्किल है। काफ़ी दूर जाने के बाद आरिफ सोचता है कि अब उसे उतर जाना चाहिए, वो उतर जाता है। अब मध्य रात हो चुका था, करीब 1 डेढ़ 2 बज रहा था रात के वक्त, सर्दी का मौसम, और उसके पास कुछ था भी नहीं, बस एक चादर थे जो लपेटे हुए थे। फिर वो सोचता है कहीं तो रात बिताना पड़ेगा, कल सुबह सोचेंगे हम कौन सी जगह पे हैं और यहाँ से कहाँ जाना है, वो कल सुबह सोचेगा, लेकिन रात को कहीं तो गुजरना है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, हाईवे है, एक तरफ रेल की पटरी है, दूसरी तरफ थोड़ी दूर में हाईवे है, और उसके सामने ही एक जैसा दिखता है कब्रिस्तान जैसा है। आरिफ बिना सोचे समझे सोचता है कि कब्रिस्तान में ही चला जाता हूँ और पूरी रात कब्रिस्तान में काट लूँगा, क्योंकि उसे उसे चोर था वो, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। इसीलिए वो कब्रिस्तान में चले जाते हैं और एक कब्र के पास जाकर लेट जाता है, और उस जो चादर था उसके पास, सर्दी का मौसम था, ठंड भी लग रही थी, उस चादर को ओढ़ लेता है। बस चादर ओढ़ के वो लेटा ही था, आंख लगने वाली थी कि उसके कान में कुछ आवाज़ें सुनाई दिया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक लड़की की आवाज़ उसके कान में सुनाई दिया। वो एकदम आश्चर्य हुआ, कब्रिस्तान इतनी रात को और एक लड़की की आवाज़। वैसे तो उसे डर तो नहीं था, लेकिन उस वक्त उसे पहली बार उसकी ज़िंदगी में आरिफ खुद ये वाक़या लोगों को सुनाया करता है, क्योंकि उस रात के बाद ही आरिफ सब कुछ बुराई काम से तौबा कर चुका था। पूरी कहानी में आपको पता चलेगा। तो जब आरिफ के कान में ये बात लड़की की आवाज़ सुनाई दिया और इस तरीके से वो कह रही थी, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, तो आरिफ ने अपने जो चद्दर ढका हुआ था उसको चद्दर से थोड़ा हटाता है और देखने की कोशिश करता है जो कब्रिस्तान में इतनी रात को कौन ऐसी लड़की है आवाज़ करे। तो चद्दर हटा के देखता है कि कुछ लोग जो है 4-5 लोग होगा। था तो अंधेरा कब्रिस्तान, लेकिन चांदनी रात होने की वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, और रात के वक्त चांदनी रात को तो एक अजीब सा ही होता है, अजीब, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो देख रहा था 4-5 लोग जो है एक लड़की को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे, और उन्हीं में से फ़ौरन 2 लोग जो इशारा करते जाओ उस जगह पर गड्ढा खोदो। वो लोग तैयारी के साथ आए थे, फड़वा वगैरह लेके आए थे। अब कब्र खोदने लगे, यानी गड्ढा खोदने लगे। लड़की गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन उन लोगों को दया नहीं आ रही थी। ये सब कुछ आरिफ अपनी आंखों से देख रहा था उस कब्रिस्तान के अंदर। अब उन लोगों ने गड्ढा खोद लिया। वो गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को, जिंदा लड़की को गड्ढे में डाल देते, और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते। अब कब्र नहीं, उसे जिंदा दफना दिया, मिट्टी खोद कर उसको जिंदा दफना दिया। लेकिन लड़की गिड़गिड़ाती रही। जो कुछ भी काम वो पांचों कर रहे थे बहुत ही जल्दबाजी में कर रहे थे, और जब जैसे मिट्टी डाल दिया उसमें से एक आदमी ने कहा, जल्द से जल्द हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो किसी की नज़र पड़े तो बवाल हो जाएगी, हम लोग फंस सकते हैं। तभी जो है जैसे मिट्टी भर दिया उस गड्ढे में, लड़की को जिंदा डाल के पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। जो कुछ भी वो लोग साथ में लेकर आया था, औजार वगैरह जैसे फड़वा वगैरह मिट्टी खोदने के लिए, वो लोग वहीं छोड़कर जल्द से जल्द वहाँ से फरार हो जाते हैं। हाईवे किनारे पे गाड़ी लगाया हुआ था, उस गाड़ी में बैठते और निकल जाते, क्योंकि कब्रिस्तान से साफ साफ दिखाई दे रहा था चांदनी रात होने की वजह से। लेकिन इस सारे मंजर को देखते हुए आरिफ का तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। आरिफ सोचता है, एक जिंदा लड़की को आखिर इन पांचों ने जिंदा दफना दिया, आखिर इस लड़की ने क्या किया था। लेकिन आरिफ के मन में ख्याल आया, आरिफ के दिल में जगह रहम पैदा हुई, जिस लड़की को जिंदा दफना दिया मैं इस लड़की को बचा लूँगा। वो फट से उस जगह से उठता है और चद्दर हटाता है
और जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते, सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से उस जहाँ पर गड्ढा खोद कर लड़की को दफनाया था उस जगह पर जाता है और फड़वा वगैरह पड़ा था, उसी से मिट्टी हटाने लगा। जब मिट्टी वो हटा रहा था तभी, क्योंकि ताज़ा था और मिट्टी हटा रहा था, तभी उसको कब उस गड्ढे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और वो लड़की की चीखें थी। वो और तेज़ी से वो गड्ढे को खोद रहा था और एक तरफ एक सुरंग बना देता है ताकि हवा जा सकते और उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। फिर वो मिट्टी हटाने लगा, लड़की चीखे जा रही थी। ये और जल्दी जल्दी कर रहा था, जो मिट्टी हटाओ और उस लड़की को बाहर निकालो। इसका कोशिश था, 100% कोशिश था आरिफ के, जो इस लड़की को मैं ज़िंदा निकालूंगा। चाहे कोई भी हो उसकी जगह में, कोई भी चाहता जो उस लड़की को ज़िंदा ही निकाले। लेकिन जब थोड़ा बहुत गड्ढा को मतलब मिट्टी हटाने के बाद उसे एहसास होता है, उस लड़की का आवाज़ें एकदम जोर से चीखी और उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। अब आरिफ मायूस हो जाता है। आरिफ सोचता है कि शायद वो लड़की अब नहीं रही, उसका दम निकल गया, वो मर गई, वो आखिरी चीखें थी, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके करीब 1 मिनट बाद, वो मिट्टी तो हटा ही रहा था, 1 मिनट के अंदर ही लड़की की चीखें बंद होने के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। अब उसी कब्र के अंदर से आ रहे थे, क्योंकि मिट्टी वो आधा से ज़्यादा हटा चुके थे, एक सुरांग भी बना चुका था, यानी अंदर जो कुछ भी आवाज़ें हो रही थी उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था। सुरांग की वजह से आवाज़ें बाहर आ रही थी। अब वो फिर से एक बार सोचने लगे, अभी लड़की की आवाज़ें थी, अभी एक बच्चे का रोने की आवाज़, ये क्या हो रहा है। डर तो उसे बहुत लग रहा था, बड़ी कब्रिस्तान है, सुनसान है, रात के वक्त, फिर भी वो डरा नहीं। वो गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद जब पूरा पूरा मिट्टी हटा देता है और उस लड़की को देखता है, तो इसके तो होश ही उड़ गया था, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर जो है लड़की तो थी, और लड़की के पास में एक नवजात यानी एक छोटा सा बच्चा उसी वक्त उसको वो जन्म दिया। आरिफ देखता है कि लड़की तो है, लेकिन लड़की के बगल में ही एक बच्चा पड़ा हुआ है, और वो बच्चा जैसा होता है ना, बच्चे को किसी ने जन्म देता है तो जिस वक्त जैसा होता है उस वक्त उस हाल में वो लड़का पड़ा होता है और वही चीख रहा था। आरिफ को समझने में देर नहीं लगी, जो इसी लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया है। फ़ौरन उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है, लेकिन लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और बच्चे का भी हाल बहुत ख़राब था। लड़का वो जो बच्चा था रोए जा रहा था। वो जो चादर ढाका हुआ था, आरिफ उस चादर को लेकर उस लड़की के शरीर पे ढक देते हैं। ढकने के बाद वो सोचता है कि इन दोनों को बचाना चाहिए, और इन दोनों को मैं कैसे बचा सकता हूँ इस ठंडी के रात में, और कोई तो साधन नज़र नहीं आ रहा जो उसे लेकर मैं भाग के अस्पताल जाऊँ। तभी उसे दिखाई दे रहा है जो हाईवे से इक्का दुक्का गाड़ी तो चल रही है, कभी कभार गाड़ी जा रही है। उसकी मदद के लिए वो हाईवे की तरफ भागता है, कब्रिस्तान से हाईवे की तरफ भागा। हाईवे के किनारे पे वो जाता है तो देखता है कि दूर से एक गाड़ी आ रही थी। वो हाईवे के बीचे बीच हाथ हिलाने लगा। अब जो गाड़ी आ रहे थे वो एक कार थी। वो कार वाले ने जो है उसके हाथ हिलाते हुए देखते कार वाले ने रोका। वो कार वाले को गुहार लगाए, मदद के लिए गुहार लगाए, जो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद करें। लेकिन कार वाले लोग डर रहे थे, जो इतने रात को इस वक्त सुनसान इलाका में एक आदमी, लेकिन 3-4 लोग थे कार के अंदर, महिला भी थी, यानी औरत भी थी उस कार के अंदर। तो पूछा कार वाले ने, जो भाई क्या हुआ, क्या मदद चाहिए। तो आरिफ कहने लगा, मेरे पत्नी के पेट में, अब वो कहने लगा जो मेरी बीवी के पेट में दर्द उठा था तो हम लोग अस्पताल के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरे बीवी जो हामिला थी। लेकिन हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान के पास ही मेरे बीवी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो उधर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अब उसे मैं अस्पताल ले जाना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। अब ऐसी बात सुनता है तो, अब वो लोग 3-4 लोग थे, इसीलिए मदद के लिए वो लोग गाड़ी से उतरते हैं, और साथ में जो औरत गाड़ी में थी वो भी उतरती है। कब्रिस्तान के पास आकर देखता है कि वाकई आरिफ उस आदमी ने जो कुछ भी कहा था सच था। फ़ौरन उस गाड़ी वाले जो गाड़ी के अंदर जो औरत थी उसने कहा, वाकई इन तीनों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इन तीनों के लेकर फ़ौरन अस्पताल चले। उन सारे गाड़ी वाले ने जो है उस औरत को, उस बच्चे को, और आरिफ खुद गाड़ी में बैठ जाता है और एक अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने के बाद इन दोनों का इलाज शुरू हो जाता है, बच्चे का और बच्चे का माँ का। अब उन गाड़ी वाले जो है उसका मदद करके वहाँ से चले जाते हैं। आरिफ उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आरिफ को अब ख्याल आता है जो अस्पताल का बिल तो चुकाना है। वो अपने दोस्त लोगों से कांटेक्ट करता है जो बैंक से माल लूटा था। कांटेक्ट करता है, वो दोस्त लोग कहता है, अरे तू किधर गायब हो गया भाई। तो उसी जगह पर मिल जहाँ पर हम लोग रहते हैं।
आरिफ उस जगह पर जाता है, लेकिन अस्पताल में वो जो औरत जो गर्भवती महिला थी, उसका नाम है आयशा। आयशा और उसके बच्चा अस्पताल में रह जाता है। आरिफ जो है बिल चुकाने के लिए जो बैंक लूटा था उसके हिस्से में जितना भी पैसा आया था वो पैसा लेकर अस्पताल में जाते हैं और उसका बिल चुका देते हैं। उसके बाद उस आयशा और आयशा के बच्चे ठीक हो जाता है, आयशा का भी होश हो जाती है। इन दोनों को लेकर जो है आरिफ एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो रहा करते थे, क्योंकि घर से तो उसको निकाल दिया था। अब आरिफ जानना चाहता था आयशा के मुंह से पूरा वाकया, जो आखिर आयशा को वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इसे जिंदा दफना दिया। आयशा पहले बहुत रोई। रोने के बाद, क्योंकि आरिफ वहीं पे बैठा था, आरिफ सब कुछ पूछ रहा था। आरिफ का मदद आयशा कैसे भुला सकती है। आरिफ जिस हिसाब से आयशा की मदद किया, उसको बचाया, उसके बच्चे को बचाया। आयशा थोड़ा होश में आने के बाद रोया धोया। फिर उसके बाद आयशा ने अपने साथ हुए पूरी कहानी आरिफ को बता दी है। आयशा बताती है वो जो 5 लोग आए थे मुझे दफना के चला गया, जिंदा दफना दिया, वो मेरे सगे 5 भाई थे। अब आरिफ आश्चर्य होता है, जो 5 भाई एक बहन को जिंदा दफना दिया, आखिर क्या वजह था। आयशा आगे बताती है, जो हम लोगों के माँ बाप बहुत पहले का इंतकाल हो चुका था। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से, कभी माँ बाप की कमी नहीं होने दिया, लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। और मैं कॉलेज जा रही थी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज कर रही थी और घर का काम काज भी करती थी। सारे औरतों की जो कामें होती है वो मैं घर का काम खुद किया करती थी, कि वो 5 भाई नौकरी करते थे। जब मैं कॉलेज में जाया करती थी तो रास्ते में एक लड़का हमेशा, नाम था उसका सलमान, वो लड़का हमेशा आयशा की तरफ टिकटिकाए देखते रहते थे। आयशा को लगता था वो लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन आयशा इग्नोर करके, अनदेखा करके, नज़रअंदाज करके वो वहाँ से चली जाती थी। लेकिन ये रोज़ का सिलसिला था। फिर 2 दिन तक आयशा ने उस रास्ते पे सलमान जहाँ पर खड़ा रहता था, सलमान को खड़ा हुआ नहीं देखा। आयशा भी इधर उधर नज़र दौड़ाती रहती, जो वो लड़का कहाँ चला गया दिखाई नहीं देता। 2 दिन बाद अचानक एक लड़का, छोटा सा बच्चा आयशा के पास दौड़ते हुए आती है और एक कागज़ देती है। आयशा उस कागज़, छोटा बच्चा है, ले लेती है। वो सलमान का चिट्ठी था। आखिर सलमान ने उस पर कुछ लिखा हुआ था। सलमान ने साफ साफ उसमें लिखा हुआ था, जो आयशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं वही लड़का हूँ जो खड़ा होकर तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम्हारे दीदार के लिए मैं खड़ा रहता था। और पीछे उस सलमान का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। आयशा ने उस कागज़ को लिया, पढ़ा, चला गया, घर चला गया। अब घर में वही सलमान के बारे में सोचता था, लेकिन वो सलमान से बातें नहीं करती थी। कई दिन बीत गया था। सलमान का वही दिन ब दिन वही खड़ा रहना, देखना, उसको भी सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन आयशा जो है, कभी कभार जब कॉलेज का छुट्टी रहती या वो उसका मन नहीं करता जाने को, दिन भर घर पे रहती। 5 भाई काम पे चले जाते। फिर एक दिन आयशा घर पर थी और बैठे बैठे वो सोचती थी और सलमान के बारे में याद कर रही थी, उस लड़का के बारे में। फिर उसको ख्याल आया, सलमान का नंबर तो मेरे पास है, उस खत में लिखा हुआ था। आयशा पहली बार सलमान का नंबर डायल करती है, सलमान से रब्ता करती है, यानी बातचीत करती है पहली मर्तबा। अब जो बातचीत शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बातचीत इतना आगे बढ़ा कि अब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। सलमान तो पहले से ही चाहता था आयशा को, अब आयशा का भी हाल बुरा होने लगा सलमान के बिना। अब सलमान को आयशा बहुत चाहने लगी। बातें करते थे, फ़ोन पर बातें होते थे, इशारा में बातें होते थे। जब वो सड़क के किनारे पे खड़ा रहता था सलमान, वो कॉलेज जाती थी तो इशारा में बातें होने लगी। फिर एक दिन सलमान तो उसे मिलना चाहता था, जो चलो कहीं मिलते हैं, बातें करते बैठते हैं, लेकिन आयशा के लिए मुश्किल था। फिर एक दिन आयशा कॉलेज नहीं जाती है, घर पर रहती है, घर का सारे काम काज कर लेती है। करने के बाद वो सलमान से बातें कर रही थी और उसे ख्याल आया क्यों ना सलमान को घर पर बुला लो, घर पर तो कोई नहीं रहता है, भाई तो शाम को आएंगे, सारे 5 भाई शाम को ही आएंगे ना काम करके। आयशा ने उसके ऊपर अब शैतान हावी होने लगे थे आयशा के ऊपर। आयशा बगैर कुछ सोचे समझे उस लड़का को अपने घर बुला लेती है, सलमान को। अब ये पहली मर्तबा था, बुलाया, बातचीत हुआ। अब ये सिलसिला सलमान को घर भी पता चल गया। अब ये सिलसिला जो है आए दिन हो गया। जब भी मन करता सलमान आयशा के घर आ जाते, फ़ोन कर देते सलमान, और उसके भाई लोग नौकरी पे चले जाते और आयशा कॉलेज नहीं जाती है। फिर मुलाकात करती है, वही बार बार मुलाकात होते होते एक दिन ऐसा हुआ, सारे हादे पार हो जाता है। आयशा भी बहक चुकी थी और
आयशा जो है सलमान के साथ वो काम कर लेती है जो शादी से पहले किसी भी लड़की को करना नहीं चाहिए, चाहे उसे कितने भी प्यार करने वाला लड़का मिले। आयशा ने सलमान के साथ नाजायज़ संबंध बना लेता है, यानी शादी से पहले जो संबंध बना लेते हैं तो वो नाजायज़ ही कहलाते हैं। प्यार तो अलग बात होती है, दोस्ती अलग बात होती है, मोहब्बत अलग बात होती है, एक दूसरे को चाहना अलग बात होती है। लेकिन जो शारीरिक जिस्मानी जो रिश्ता होता है उस अगर शादी से पहले कोई बना लेता है उसे नाजायज़ रिश्ता ही कहा जाएगा। आयशा उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाती है, सलमान के साथ उसी के घर में वो रिश्ता बना लेती है। और ये रिश्ता जो है एक बार बना तो ये रिश्ता भी अब आए दिन बनता रहा। फिर पता चलता है आयशा के पेट में बच्चा ठहर गया। आयशा बहुत परेशान हो गई। अब सलमान उसे पीछा छुड़ाने लगा। सलमान का दिल भर चुका था आयशा से। सलमान को आप बुलाते आयशा फिर भी नहीं आते, जब उसका मन करता तब आते। लेकिन यहाँ आयशा की परेशानी बढ़ते जा रहा था, दिन ब दिन गुजरते गया। अब उस पेट उसका बाहर आने लगा और ज़्यादा परेशान हो उठी। आयशा एक दिन कॉलेज जाने के नाम से वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से वो चेकअप कराती है। डॉक्टर को कहती है जिस बच्चे को गिराना है, इस बच्चे को मैं पैदा नहीं कर सकती, जन्म नहीं दे सकती। लेकिन डॉक्टरों ने चेक करने के बाद आयशा को साफ साफ मना कर देती है, जो बहुत देर हो चुका है, आप इस बच्चे को गिरा नहीं सकता, अब इसको जन्म देना ही पड़ेगा। लेकिन आयशा इस बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया, जो कि मुश्किल है। तभी आयशा घर आ जाती है और इस बारे में अब वो ना तो खाती है, ना पीती है, ना वो कॉलेज जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो अपने बॉयफ्रेंड सलमान को फ़ोन करती है और बताती है तुम अपना रिश्ता मेरे घर में भेजो, ताकि जल्द से जल्द मेरा और तुम्हारा निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो इस मामले से मैं छुटकारा मिल जाए। लेकिन सलमान को जब आयशा ये बात बताती है, सलमान सीधा सीधा इनकार करते और सारे दोस्त आयशा के ऊपर दे डालते हैं। कहते हैं जी तुझ जैसे लड़की से तो मैं शादी बिल्कुल ही नहीं कर सकता, और ये जो तेरे पेट में बच्चा है ना जाने किसका है, तू मेरे ऊपर डाल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना और मेरा और तेरा रिश्ता ख़त्म। सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब आयशा करे तो क्या करे, रोने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसका भाइयों का भी डर था, जो भाइयों को पता चले तो जिंदा ही गाड़ देगा वो लोग। तभी उसे ख्याल आता है उसका एक खाला है। खाला के पास जाती थी, जो पड़ोस के गांव में रहती थी। खाला के पास जाती है, खाला को सारी बात बताती है। खाला तो सबसे पहले उसको एक थप्पड़ मारती है। मारने के बाद फिर खाला सोचती है अब जो होना था तो हो चुका है, अब इज्जत को बचाने के लिए मुझे उसे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी खाला एक दिन आयशा के घर आती है, जब पांचों भाई घर पर रहते हैं। सुबह के वक्त आयशा के खाला आती है और पांचों भाइयों को कहती है जो मैं आयशा को लेकर मैं अपने घर जा रही हूँ और कुछ दिनों तक वो मेरे घर पर रहेगी। पांचों भाइयों ने पूछा खाला अगर तुम आयशा को लेकर चले जाओगे, आयशा तुम्हारे घर पे रहेगा, हम लोगों के लिए खाना कौन पकाएंगे, हमारे घर का काम कौन करेगा? तो खाला कहने लगे जो देख अगर इतना ही फिक्र है काम काज का, खाने का, तो तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम लोग को उम्र भी हो रहे, तुम लोग निकाह कर लो, शादी कर लो, बीवियों को लेकर आओ। और तुम लोग देख नहीं रहे हो तुम्हारा बहन का हालत क्या हो रहा है, दिन ब दिन इसका चेहरा उतारते जा रहे हैं। एक जवान लड़की की हालत ऐसे ख़राब होती है, बीमार है, कुछ दिन मेरे पास रहेगी तो फिर लेके आना इसे, मैं खुद छोड़ के जाऊँगी। सलमान जो खाला है पांचों भाइयों को डांटते हुए, माँ के जैसे मानते थे वो लोग, और माँ ही है खाला, तो डांट फटकार लगा के वो अपने बहन का लड़की आयशा को लेकर अपने घर चली जाती है। अब खाला के घर में ऑलरेडी खाला का शौहर नहीं था, उसका भी इंतकाल हो चुका था, लेकिन एक बेटा और एक लड़की भी रहती थी खाला के। उन दोनों को तो बताना पड़ेगा जो आयशा को क्यों लेके आया, और आयशा उनके साथ ही रहेंगे और ये मामला उन लोगों को पता चलेगा, दिखाई देगा। तभी खाला ने उन दोनों को पूरी बात बताया आयशा के बारे में, और इस बात ये भी कहा, कसम लिया जो तुम दोनों इस बात को किसी से भी डिस्कस नहीं करोगे, नहीं तो हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इस लड़की ने तो गलत किया ही है। उन दोनों भाई बहन ने कसम लिया जो नहीं, इस बात को हम लोग किसी को नहीं कहेंगे। अब वहाँ रहने लगी। फिर एक दिन शाम के वक्त उसी खाला जिस गांव में रहती थी उस गांव में किसी का शादी थी, पूरे परिवार का दावत था। तो आयशा के खाला ने आयशा को तो लेकर नहीं जा सकते, लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए आयशा के खाला और आयशा के जो खालाजाद भाई और बहन हैं, उन तीनों जो है शादी के लिए उस घर में गए जहाँ पे शादी चल रहा था, उसी गांव में। शाम के वक्त उसके 5 भाई अचानक उस खाला के घर में पहुंच जाते हैं और आयशा को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाते हैं।
न जाने इन पाँचों भाइयों को कैसे पता चल गया था। ये पूरी कहानी जो है आयशा आरिफ को बताती है। पाँचों भाइयों को पता चल गया और पाँचों भाई ने उसे लेकर आया और उसका पेट बाहर आ चुके थे उस टाइम, क्योंकि 9वां महीना चल रहा था उसका, कभी भी उसका डिलीवरी हो सकती थी। और उस वक्त उसके भाई लोग गया और उसे वहाँ से लेकर आया। अब आने के बाद घर पर तो सबसे पहले शाम के वक्त था, सबसे पहले इन पाँचों ने गुस्सा को देखते हुए आयशा तो थर थर काँप रहे थे, लेकिन पाँचों भाई ने आयशा को लेकर कुछ औजार वगैरह लिया, आयशा को लेकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। उसी कब्रिस्तान में जिस कब्रिस्तान में आरिफ सो रहा था और ये सारे हरकतें हो रही थी, आरिफ ने देखा था। गड्ढा खोदते हैं और ये इस आयशा को भनक लग चुका था, भाई लोग मुझे मार डालेंगे और मारने के लिए ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन उन पाँचों भाइयों ने गड्ढा खोदा, 2 ने पकड़ कर रखा था, तीनों मिलकर गड्ढा खोदा और फिर उसके बाद मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, जो मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पाँचों भाई ने नहीं सुना। पाँचों भाई ने मुझे उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर चले गए, यानी मुझे जिंदा दफना दिया और चले गए। पूरा बात को सुनने के बाद आरिफ का भी आंख में आंसू आ जाते हैं। आरिफ भी सोचता है जो मैं भी तो अनजाने में बहुत ज़्यादा गुनाह करता रहा, शायद ये मेरा पछतावा है, शायद ये मेरा गुनाह का माफ़ी देने के लिए मैं इस काम को किया, जो एक नेक काम किया आरिफ। क्योंकि आयशा उसे दुआएं दे रहा था, जो तुमने समय पे आकर जो मेरी मदद की, तुमको अल्लाह ने भेजा, तुमको फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्योंकि मैं कब्र में जब मेरे भाई लोगों ने मुझे दफनाया जिंदा, तो मैं कब्र में जाकर मैं दुआ मांगती रही मेरे अल्लाह से, जो है मेरे अल्लाह, अनजाने में मुझसे जो गुनाह हुआ, तू तो बख्शने वाला है, तू तो रहमत वाला है, तू तो करम करने वाला है, मुझ पर रहम कर। मैं इबादत गुज़र लड़की थी, मैं इबादत करती थी, नमाज़ें अदा करती थी, कुरान का तिलावत करती थी, लेकिन मैं उस सलमान के चक्कर में आने के बाद ये सारी इबादत करना छोड़ दिया था। मैं अपने रब को भूल बैठी थी। फिर मुझे जब दफना दिया तब मुझे मेरे रब का याद आया और मैं रब से फरियाद किया, जो मुझे बचा लो मेरे रब। मैं तौबा करती हूँ, मैं सच्चे दिल से तौबा कर रही थी कब्र के अंदर ही, जो मेरे इस बच्चे ने क्या गलती किया जो इस दुनिया में आया ही नहीं। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मैं फरियाद कर रही थी कब्र के अंदर। तभी अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा और तुमने आकर मिट्टी हटाया और मुझे कब्र से निकाला। मैं तो उम्मीद ही हार चुकी थी जो मैं मर जाऊंगी, लेकिन देखो मेरी बच्ची का किस्मत देखो। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली सांस जो है वो लेता है दुनिया में, और आखिरी सांस भी दुनिया में ही लेता है। लेने के बाद उसको जब दुनिया में उसकी सांस खत्म हो जाती है तब उसको कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन मेरा बच्चा कब्र में पहली सांस लिया। ये तो अल्लाह की कुदरत है जो हम दोनों आज जिंदा है और सही सलामत है। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद आरिफ भी रोने लगा। आरिफ की आंख में आंसू थे। आरिफ भी सोचता है जो मैं भी तो जाने अनजाने में इतना गुनाह करता रहा, मेरे माँ बाप भी तो अल्लाह का परहेज़गार बंदा है, बंदी है, उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों का बात मुझे समझ में नहीं आई। आरिफ को सब कुछ समझ में आ गया। ऐसे की बात सुनने के बाद आरिफ तौबा करता, आरिफ भी सच्चा दिल से तौबा करता है। और आरिफ कहता है उस आयशा से, जो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? आयशा इस बात को सुनने के बाद आयशा भी रो पड़ती है। और फिर एक दिन आरिफ ने जो है आयशा से निकाह कर लेता है, और निकाह करने के बाद उस बच्चे को भी बाप मिल जाता है, आयशा को शौहर मिल यानी पति मिल जाता है, और आरिफ और आयशा परहेज़गार बंदा बंदी बन जाता है और हर वक्त तिलावत करते रहता है। आरिफ भी सारी बुराई काम से तौबा कर लेता है, सच्चा दिल से वो तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, और अल्लाह तो माफ़ करने वाला बड़ी मेहरबान है। अब वो दोनों पति पत्नी जो मियाँ बीवी है बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, किसी जगह पे गुमनाम ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि आरिफ को भी उसके माँ बाप ने निकाल दिया, और आयशा तो उसके भाइयों के लिए और उस इलाका के लिए मर चुकी है। किसी को पता भी नहीं जो आयशा के साथ क्या क्या हुई थी और क्या क्या हुआ। तो ये था वो पूरा वाक़या। इस पूरा वाक़या को जब मैं पढ़ने के बाद, मुझे आर्टिकल में मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं जो मनगढ़ंत कहानी, आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे वाक़या छपती रहती है तो प्रिंट मीडिया में, तो मैं जब पढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसको पूरा याद करने में मुझे बहुत टाइम लगा। फिर भी मैं याद किया, याद करने के बाद सोचा कि क्यों ना इस पूरा वाक़या को आप लोगों को भी सुनाऊं, जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हो स्टोरी बाय रहमान के, और सोचा कि इस कहानी को आप लोगों को बताना चाहिए, इस वाक़या को बताना चाहिए। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद, इस वाक़या को सुनने के बाद कोई ऐसी लड़की हो जो किसी को प्यार करती है और उससे ये गुनाह कर बैठती है, शादी से पहले उसके साथ जिस्मानी जो शारीरिक रिश्ता है वो कायम कर लेती है। उन लोगों के लिए सबक है, कभी भी
किसी कितने भी मोहब्बत कर लो, किसी से कितने भी प्यार कर लो, लेकिन शादी निकाह से पहले जिस्मानी रिश्ता कभी मत रखना। ये तो गुनाह अज़ीम है, गुनाह कबीरा है। इसका माफ़ी तो नहीं है, लेकिन सोचो, अगर इस सलमान के जैसा तुम्हारा दोस्त, तुम जिससे प्यार करते, जिसके साथ तुम जीना करते हो शादी से पहले, तो तुम्हारा हाल क्या होगा, जैसे इस आयशा के साथ हुआ है। सच्चा दिल से तौबा करो, इस सारे काम से दूर रहो। प्यार मोहब्बत अलग बात है, और निकाह के बाद तुम अपने शौहर के साथ सब कुछ कर सकते हो, और अल्लाह की इबादत करना मत छोड़ना। हो सकता है आप जो भी गुनाह कर चुके हैं उससे सच्चा तौबा करो, दिल से तौबा करो। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। अल्लाह तुम्हारा भी गुनाह को माफ़ कर देगा। तो ये था वो पूरा वाक़या। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और इस कहानी, इस वाक़या को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।